ये सवाल मैं खोल रहा हूँ, आप लोगों को जो है ना इस सवाल को घर जाके बस खुद ही देख लीजिएगा, अभी एज सच खोलने की जरूरत। चलें ये खोल लें बेशक। पेज 693 पर सवाल में देखें, पहली लाइन में लिखा हुआ था, ये सवाल हमने क्लास में किया था पेज 693 पर। द रेविशिंग इज शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड कंपनी, ये एक शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड कंपनी है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑडिटर रिम्यूनरेशन का नोट तो उसी तरह बनेगा। पेज 693 इधर देखें, छोड़े भाई, 1 मिनट में बात ही खत्म हो जानी है। लिस्ट एनी 4 एडिशनल डिस्क्लोजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय शरिया कंप्लाइंट कंपनीज। एडिशनल डिस्क्लोजर बताएं शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के। एडिशनल ये कहाँ है? एडिशनल तो हमने नहीं पढ़े, हमने आज पढ़े हैं वैसे, लेकिन एडिशनल तो नहीं पढ़े। एडिशनल कौन से होंगे भाई? यही है ना एडिशनल, यानी कि बाकी डिस्क्लोजर तो शरिया कंप्लाइंट कंपनी ने देने हैं। पीपी का नोट भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी पीपी का नोट नहीं बनाएगी, इंटेंजिबल का नोट बनाएगी, सारी चीजों का नोट बनाएगी, लेकिन ये भी डिस्क्लोजर उसने, तो सॉर्ट ऑफ दीज आर एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर ओनली दोज कंपनीज व्हिच आर शरिया कंप्लाइंट। तो द आंसर इज ऑन पेज नंबर 588। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15। अहमद इज अ फॉरेन क्वालिफाइड अकाउंटेंट। अब ये देखें ना, असल में वो 15-20 नंबर का जब कंसोलिडेशन का सवाल डाल रहे हैं 20 नंबर का, तो 8-10 नंबर का सवाल फाइनल अकाउंट से डाल के 30 नंबर अपने पूरे कराने की कोशिश करते हैं। ये उस चक्कर में 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर के सवाल आ रहे हैं। Ahmed, a foreign qualified accountant, has recently returned to Pakistan and has joined the newly incorporated company Radium Limited, a subsidiary of listed company. Ahmed has been entrusted with the preparing notes on PPE in the financial statements for the year ended 28 February 2023. While preparing the notes, Ahmed has complied with all the disclosures in IS 16. However, he is unaware of disclosures in company law. List down the disclosures in company law relating to fixed asset in 4th schedule. क्योंकि ये listed company है, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, 4th शेड्यूल वाले डिस्क्लोजर्स बता दें पीपीई के। अच्छा, फिक्स्ड एसेट इसने लफ्ज यूज किया है, क्योंकि हमारा कंपनी लॉ फिक्स्ड एसेट लफ्ज यूज करता है। बताएं जी कौन से वाले डिस्क्लोजर्स हैं जो कल पढ़े थे? जो कल पढ़े तो फिर नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं वो, तो फिर ये तो ओहो, ये तो फिक्स्ड एसेट का लफ्ज उसने यहाँ से उठाया है। फिक्स्ड एसेट के डिस्क्लोजर ये सारा बताएंगे, ये सारे बताएंगे, ये सारे बताएंगे। कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। अच्छा, 1 मिनट, अब कोई एक ऐसा डिस्क्लोजर बता दें जो यहां ना हो लेकिन आपके दिल में आ रहा है कि वो भी फिक्स्ड एसेट्स में दे आए। एक्सेलेंट, वो जो कल मैंने कहा था पीपी के नोट की दुम में डाल दें। कौन सा वाला डिस्क्लोजर? पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनीज, और आप लोगों को दिखाए थे मैंने कि पीपी के नोट की दुम में डाल रहे हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनीज इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग लोकेशन एंड एरिया ऑफ लैंड। तो ये भी एक डिस्क्लोजर आप डाल सकते हैं। मेरा लाइक है, अपने एक और डिस्क्लोजर भी सोल्यूशन में डाला हुआ है, वो मेरा नहीं ख्याल उसको डालना चाहिए था। वो इसने डाला हुआ है कि प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है और एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अब इसको भी पीपी के नोट के दुम में कभी किसी कंपनी ने नहीं डाला, पता नहीं आई कैप ने क्यों इसको फिक्स एसेट के नोट में, आई कैप ने अपने सोल्यूशन में इसको डाला हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से बस वो काफ़ी है आपके लिए। पेज 584 के ऊपर सेकेंड बुलेट, और बाकी मेन पेज कौन सा था? पेज नंबर 589, और पेज 584 के ऊपर पॉइंट डी का सेकंड बुलेट, तो जो पीपी के नोट की दुम के तौर पे हमने डिसाइड किया था। दैट इज एनफ। ओके, जी चलें, ये तो अब ऑनलाइन अटेंड कर लीजिएगा जो लेट आए हैं, ऐसे कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं हुई। अच्छा, क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम जर्नल एंट्री करते रहें और जर्नल एंट्री करके हम प्रोविजन का टी अकाउंट बनाए बगैर देखते रहें प्रोविजन के अकाउंट में डेबिट होना है या क्रेडिट होना है? इस तरह की कोशिश करते हैं ज़रा।
ओपनिंग, एक्सपेंस डेबिट, एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, डिसमेंटलिंग में सिर्फ एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस लिखना है, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगर प्रोविजन रिवर्स हो रही होगी तो दैट इज इनकम और क्लोजिंग। ठीक है, पहला मुझे कर लेने दें, फिर आप देख लीजिएगा। A number of products are sold with a warranty. At the beginning of year, provision stood at 750. Provision for warranty. A number of claims have been settled during the year at 4 lakh. Provision debit, cash, credit. Entry बोल के लिखते रहे यहां, मेरा नहीं ख्याल टी काउंट मारने की जरूरत है, टी काउंट मार के क्यों टाइम जाया करना। प्रोविजन डेबिट कैश, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। एट द ईयर एंड क्लेम्स टू बी सेटल्ड इज 630। कैरिड ऑन। अब कैसे अकाउंट को पूरा करें, क्या बैलेंसिंग निकालें? नहीं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट तो नहीं, प्रोविजन वारंटी साथ साथ पे होती रहती है। हाँ, एक्सपेंस बैलेंसिंग निकालने, वो जो प्रोविजन का टी काउंट नहीं बनता था, ब्रॉट डाउन, पेमेंट्स, कैरी डाउन, एक्सपेंस बैलेंसिंग निकालने। लेकिन यही डायरेक्ट कोशिश करें बैलेंसिंग निकालने की। 630 प्लस 400 माइनस 750 280। तो टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है अगर हम डायरेक्ट कर लें। करें जल्दी। ओके, a transformer unit supplied to Rahim Yar Khan District Hospital exploded during the year. The hospital has initiated the legal proceeding. अच्छा, छोटा सा ना लिखते जाएं डिस्क्लोजर्स के एतबार से। इधर सिर्फ प्रोविजन बनी है और कुछ नहीं हुआ, ताकि डिस्क्लोजर्स के एतबार से एंड पे मसला ना हो। ट्रांसफार्मर यूनिट सप्लाइड टू रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग द ईयर। द हॉस्पिटल हैज इनिशिएटेड द लीगल प्रोसीडिंग्स। हॉस्पिटल ने मांगे हैं 10, हाउएवर लीगल एडवाइजर कह रहे हैं कि हमें देने पड़ेंगे 9। तो 9 की प्रोविजन बना लेंगे। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कर रहिएगा डिस्कस, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो contingent liability. STL legal has said the value of this claim estimated. The explosion was due to faulty components supplied to STL. कसूर हमारा नहीं था, कसूर हमारे सप्लायर का था। Legal proceeding have been initiated against him. लॉयर का ये ख्याल है that STL has a very good chance of winning the case. तो contingent asset, contingent asset, and we will receive 40% of the amount that they will have to pay. बस अमाउंट अब छोड़ें कॉन्टिजेंट एसेट की, 9 का 40% ले लें या जैसे भी कर लें। तो कॉन्टिजेंट एसेट 3 चीजें आ गई। लेकिन मुझे अब आप बता दें कि ये वर्चुअली सर्टन है या प्रोबेबल है? प्रोबेबल है, गुड चांस। तो इसलिए इसकी जनरल एंट्री नहीं होगी। तो जनरल एंट्री बता दें इन तीनों की। प्रोविजन की जनरल एंट्री बताएं। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। 9 या 9000? 9000 होगा ना। असल में वो वाली ऊपर वाला रुपीज में, नीचे वाला मिलियन में है। तो फिर हम किस में सॉल्व कर रहे हैं ये पहले डिसाइड कर लें। तो रुपीज इन
1000 में, तो 9000। बस एंट्री तो यही होगी जो प्रोविजन के अकाउंट में जाएगी। प्रोविजन का अकाउंट मुकम्मल हो गया। प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, ओके। इसके 3 डिस्क्लोजर बना के आने पड़ेंगे, प्रोविजन का भी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का भी, कॉन्टिंजेंट एसेट का भी। टीए भाई को बुलाएं, उन्हें कहिए माइक्रोसॉफ्ट वालों को बुलाएं, ये क्या बनाया हुआ है बार बार। अच्छा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर। किधर है दफ्तर माइक्रोसॉफ्ट का? लाहौर में, गुजरांवाला में है? नहीं है पाकिस्तान में? ऑनलाइन सर्विसेज पीटीसीएल के साथ हद होगी। स्विमिंग पूल बना हुआ है घर के बाहर आजकल? अच्छा, तो हर गली में बना हुआ है, गली गली। कितने पैसे लेते हैं स्विमिंग पूल में एक टाइम के? वैसे स्विमिंग पूल्स वाले 500 रुपया एक टाइम के, यानी 2-3 घंटे डुबकी ही लगानी होती है, स्विमिंग तो कम ही आती है लोगों को। तो गली के बाहर लिख के लगा दें 500 रुपये, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट भी ऑफर कर दें। ऑन 31 दिसंबर 2015 सरासर जाए तो बता दीजिएगा। ऑन 31 कुछ बंदे भेजने हैं साथ उनके। ऑन 31 दिसंबर 2015 एसटीएल एंटर्ड इनटू एन 18 मंथ फिक्स्ड ऑन 31 दिसंबर 15, साल के आखिरी दिन हमने 18 मंथ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किसी सप्लायर से एग्री की है, टू सप्लाई ए कस्टमर 100 यूनिट्स पर मंथ। 18 महीने तक तुम्हें 100 कैलकुलेटर बेचता रहूंगा। किसी स्कूल वालों से मैंने मुआहिदा किया है कि 12 महीने अगले साल और 6 महीने उससे अगले साल, 18 महीने तक तुम्हें 100 कैलकुलेटर हर महीने बेचता रहूंगा। फोरकास्ट प्रॉफिट पर यूनिट वॉज 1600 और मेरा ख्याल था कैलकुलेटर 2000 का खरीद के 3600 का बेचूंगा। लेकिन शायद ये सुबह सुबह ख्याल था 31 दिसंबर को, लेकिन शाम को प्राइसेस तो बहुत, पता चला हुकूमत के को अखबार में नोटिफिकेशन, प्राइसेस बहुत बढ़ गई और प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ। तो अब मेरा ख्याल है कि मुझे लॉस ही आएगा। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता, ऑनर की ऑप्शन ही है। सो सेल प्राइस और कॉस्ट अलग अलग नहीं दी। तो मिसाल के तौर पे पहले मेरा ख्याल था 2000 का खरीद के 3600 का बेचूंगा, अब 2000 का खरीद के 1200 का बेचूंगा, तो 800 का क्या आ रहा है? लॉस। 18 महीने, हाँ 100 भी तो था। 18 महीने तक 100 कैलकुलेटर और एक कैलकुलेटर पर 800 का नुकसान। 144000, ओके, रुपीज इन 1000 में कन्वर्ट करके 1440। जी एंट्री बता दें। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, इसकी भी हमने क्या बनानी है? प्रोविजन। ये साथ साथ इसलिए लिख रहे हैं ताकि याद रहे डिस्क्लोजर क्या बनाने हैं। जी टी काउंट बनाए बगैर हमने कोशिश की है कि हम सॉल्व करें सवाल। 1440, 1440 प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। नोट नंबर 9.1। बस अब वो मैं लिखवा नहीं रहा। The provision for warranty relates to products sold by us under warranties.
सो अ प्रोविजन इज बीइंग मेड इन दिस रिगार्ड। बस अब और कोई डेटा है ही नहीं सवाल में, तो 9.1 में प्रोविजन का आ जाएगा। प्रोविजन में वैसे 3 चीज़ें बतानी होती थी, प्रोविजन के नेचर, इस अनसर्टेनिटीज तो सवाल में कोई दी नहीं हुई, और रीइंबर्समेंट भी कोई नहीं है। तो बस ये 9.1 हो गया। 9.2, 9.1 में वारंटी का आ गया। 9.2, 9.2 में बता के आएंगे, अ प्रोविजन इज मेड because because a transformer unit supplied to Rahim Yar Khan Hospital exploded during the year, so a provision is being made in this regard। तो ये हम प्रोविजन लिख के आ जाएंगे उसकी कोर्ट केस की। बेहतर है कि नोट 9.3 कर दें। फर्दर there is a chance that we may have to pay 1 million. So for that, for that there is a contingent liability. Further, there is a chance that we may have to pay the 1 million to Rahim Yar Khan Hospital. बस there is a chance, yeah, it is possible that we will have to pay। बस नेचर बता दी। और क्या बताना था contingent liability में? एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, वो भी बता दिया 1 मिलियन। और रीइंबर्समेंट तो है, देयर इज अ चांस ऑफ रीइंबर्समेंट, नीचे लिख सकते हैं आप एज वेल। और कॉन्टिंजेंट एसेट के बारे में आप ज़रूर बताएं। पहले आपने कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में बताया। ये सारा का सारा हम बता रहे हैं रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट नंबर 1, ये एडजस्टमेंट नंबर 2। आज तक वैसे कभी आया नहीं पास्ट पेपर में ये सवाल, चलें बहरहाल आ तो सकता है। contingent asset, so we have requested our supplier, we have initiated proceedings against our supplier because he has supplied faulty components, and it is probable that 40% of claim will be received। हमने नहीं की। द एक्सप्लोजन वाज ड्यू टू फॉल्टी कंपोनेंट्स, लीगल प्रोसीडिंग्स हैव बीन स्टार्टेड अगेंस्ट द सप्लायर बाय अस। देखो सप्लायर के खिलाफ तो हमने करनी थी ना, असल में हमने ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, हमारा काम है ट्रांसफार्मर बनाने का। एंटर्स इनटू सेवरल डिवीजंस, हमने ट्रांसफार्मर किसी अस्पताल को बेचा है, जब उस अस्पताल वाला ने कहा ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो हमने ट्रांसफार्मर के अंदर जो रॉ मटेरियल डाला था उस सप्लायर के खिलाफ केस किया, तो इसलिए हमने केस किया हुआ है। तो ये कॉन्टिंजेंट एसेट हो गया। और आखिरी तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी तो प्रोविजन ही थी बस, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑन 31 दिसंबर 15 वी हैव एंटर्ड इनटू एन 18 month कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यू टू, पूरा बस सवाल, एंड ड्यू टू अनफोर्सीन कॉस्ट इंक्रीजेस it is anticipated that we will make a loss of 800 per unit in next 18 months. So for this a provision is recorded। तो ये 5 चीज़ें जो है वो लिख के आएंगे, इसमें नेचर बतानी है और साथ जो है एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं बताना प्रोविजन में, और रीइंबर्समेंट बतानी है, लेकिन रीइंबर्समेंट यहाँ कोई है नहीं। तो आईकेप की किताब में ये सवाल है, लेकिन सोल्यूशन उसने तो बहुत ही ज़्यादा छोटा करके दिया होगा। लीगल क्लेम उसने लिखा है, पहले वारंटीज लिखी है, उसमें तो कोई लाइन ही नहीं लिखी इसने। ये वाला हो गया 9.1। लीगल क्लेम उसने लिखा है, लीगल क्लेम में वो दोनों बातें कवर कर गया। असल में लीगल क्लेम में दोनों बातें कवर कर गया। प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी उसने नहीं लिखा, सुस्ती की है। कॉन्टिंजेंट एसेट लिखा है उसने, इसमें उसने अमाउंट भी निकाली है 40% ऑफ 9। अच्छा, ये कॉन्टिंजेंट एसेट लिखा है उसने, और उसके बाद ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का नोट दिया उसने। वह नेचर सवाल से उठा के लिख देनी है। अच्छा, अब IS 1037 के MCQs थोड़ा किस पैटर्न के हैं ये ज़रा देख लें, फिर इसकी वीडियो तो इंशाल्लाह अलग अभी बनेगी। इधर ट्राई करें सवाल, MCQ नंबर 16।
Which two of the following are adjusting event? जल्दी करें। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हुई है डायरेक्टर्स की तरफ से मार्च में, बता देंगे क्या क्या जवाब आ रहे हैं। एक्सेलेंट, ए और सी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एडजस्टिंग इवेंट्स? अ कंपनी ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है भाई ये पेज में है, आप ढूंढ रहे हो 429। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है कि कस्टमर से जज साहब को कहा यार सॉरी हम खुद ही मामला हल कर लेंगे, तो बाहर जाके कस्टमर को पैसे दे दिए आफ्टर बैलेंस शीट डेट फॉर अ केस दैट वाज लॉस्ट बिफोर द रिपोर्टिंग डेट। केस इस दिन था, सेटलमेंट इस दिन हुई, तो अल्लाह का शुक्र है जो अमाउंट फिर सेटल हुई है उसी की यहाँ पे प्रोविजन बनाया आप, दैट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। यानी कि जो फिगर फाइनल उसको दी है उसी की प्रोविजन बनाए। नेक्स्ट, a decline in fair value of investment between end of the balance sheet date and date when the financial statements were authorized for issue। इन्वेस्टमेंट की प्राइस में डिक्लाइन आ गई है बिटवीन एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट। यार वैसे तो IFRS 9 भी आपको याद होगा, IFRS 9 ही है ये इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू में डिक्रीज आना, तो बस ईयर एंड की फेयर वैल्यू लेते हैं, 31 मार्च की फेयर वैल्यू तो नहीं लेते, तो ईयर एंड की फेयर वैल्यू लेते हैं। ये तो वैसे ही नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन हमने वैसे क्लास में एक बात पढ़ी भी थी कि स्टॉक और डेटर साल के बाद सस्ता बिक जाए उसको एडजस्टिंग इवेंट कह दें, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट साल के बाद सस्ती हो जाए और सवाल में कुछ ना बताए तो उसे क्या कर लें, पेज नंबर 365। If question is silent about reason for change in value of shares, then we will take it as non-adjusting event. A company made a provision for damages, damage होता है जुर्माना, in respect of a pending suit which was decided by court after reporting date with the same amount of damages. Company made a provision for damages in respect of a pending suit which was decided by court after the date with the same amount of damages। कुछ देखने में ना इस तरह लग रहा है कि कंपनी ने जो सोचा था वही डैमेजेस हो गए हैं, तो बज़ाहिर किसी के जहन में ये आ सकता है कि अब एडजस्ट करने की क्या जरूरत है, जितनी प्रोविजन बनाई थी उसी पे प्रोविजन उसने भी कहा है, लेकिन हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचती थी ना, तो सॉर्ट ऑफ ये वही केस लग रहा था कि साल के एंड पे चल रहा है और बाद में डिसाइड हुआ, इस वजह से शायद जबरदस्ती इसको हमने एडजस्टिंग में डाला है, वरना शायद जितनी प्रोविजन बनाई थी उसी पे कोर्ट ने फैसला कर दिया है, तो एडजस्ट तो कोई अमाउंट होनी नहीं, लेकिन अगर कोई 1 रुपए का भी फर्क होता तो ये एडजस्टिंग इवेंट होना था। इस दिन जो हमने सोची थी प्रोविजन वो नहीं बनानी थी, बल्कि जो कोर्ट का फैसला आ गया था वो बनानी थी, क्योंकि ऑप्शन डी तो हमारी टोटली निगेट करनी है ना, वो आपने पढ़ ली है। डायरेक्टर्स अप्रूव्ड द प्लान टू क्लोज द मेजर सेगमेंट बिफोर रिपोर्टिंग डेट। प्लान अप्रूव करने से कुछ नहीं होता, बट अनाउंस्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। याद रखिएगा ये ऑब्लिगेशन का ताल्लुक प्लानिंग से नहीं है, इस ऑब्लिगेशन का ताल्लुक अनाउंसमेंट से, इसलिए ये तो क्लियरली क्या है, नॉन एडजस्टिंग। चलें जी, पॉइंट ये पढ़ें 15। डायरेक्टर्स ने प्लान, अच्छा ये डी ना मुझे किसी ने कल याद कराना है, मेन क्लास में डिस्कस करना है मैंने। Which two of the following are non-adjusted? Directors approved the plan to close down the major segment before year end, but made announcement after year end. It is a ये तो नीचे पढ़ लिया हमने। A company made out of court settlement with a customer 2023 में भी 22 में उसी फिक्रों से with a customer after year end for defective goods supplied before year end. It is an ad fraud discover हुए after year end, discover which showed that our financial statement are incorrect, so it is an adjusting event। ये तो वाजे स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स थी, ये तो वाजे स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स थी।
discovery of fraud after balance sheet date which occurred before balance sheet date. So it is an adjusting event. Change in income tax rate after year end. साल के बाद इनकम टैक्स का रेट चेंज हो गया. इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट? नो, साल के बाद चेंज हुआ. इसमें थोड़ी तफसील है इंशाल्लाह. IAS 12 से मिक्स ना कीजिएगा, मैं खुद करवाऊंगा इसको. सो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. जी जी कौन सा है? एक्सेलेंट. A और D. Which two of the following events after the balance sheet date would normally require adjustment in our financial statements? Which two of the following events after balance sheet date would normally require the adjustment in our financial statements? Determination after balance sheet date, announcement after balance sheet date, declaration after balance sheet date, bankruptcy. ये जरा लाइन बनाएं. अब पढ़ें. Which two of the following events after balance sheet date डिटरमिन हुई है कॉस्ट इधर, खरीद लिया हुआ था इधर. तो ये तो स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है डिटर्मिनेशन. ये एडजस्टिंग इवेंट है. हमसे क्या कौन से पूछ रहे हैं? रिक्वायर एडजस्टमेंट. तो क्या करूं इसको? टेक. अनाउंसमेंट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट्स, वही जो उस अटेम्प्ट में सवाल आया. ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. Which of the following events after balance sheet date? ये चीजें आफ्टर बैलेंस शीट डेट हुई हैं. बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुआ डिविडेंड. इस सवाल में ना आफ्टर एक ही दफा ऊपर लिख दिया था उसने, साथ साथ नहीं लिखा था. इन सवालों में साथ साथ लिख रहा है आफ्टर ईयर एंड, इसमें ऊपर लिख दिया था. बैलेंस शीट डेट के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है. क्या करें? ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. हाँ, इसको डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन वो तो उसने पूछा नहीं. बैंकरप्सी ऑफ अ कस्टमर विद अ रिसीवेबल एट बैलेंस शीट डेट. कस्टमर यहां पे भाग गया, रिसीवेबल उससे था. तो ये वो वाला सिनेरियो है कि वजह नहीं बताई कि उसकी फैक्ट्री को आग लगी है या क्या हुआ है. तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रीजन फॉर चेंज इन डेटर, वी विल टेक इट एज एन एडजस्टिंग इवेंट. ओके, पॉइंट नंबर 12. देखो यार, सर चले तो नहीं गए? जी, रिडंडेंसी में क्या क्या डाल दूं? ये सॉरी, उसमें प्रोविजन में रिडंडेंसी डाल दें, ऑन रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल दें, रीलोकेशन, रीट्रेनिंग. अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है. ये बताएं जरा. 11. जी बता दें जवाब. अमाउंट बताएं. एक्सेलेंट. 3.5. वेल डन, वेल डन. टाइटेनियम इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 30 सितंबर 2017. TL is facing a number of legal claims from its customer with regard to faulty products. The total amount being claimed is. अगले ने मुंह खोल के कितना मांगा है? 35 लाख. लॉयर का ख्याल है कि 80% नहीं, 80% ये अमाउंट पे लगाने का नहीं है. लॉयर का ख्याल है देयर इज अ चांस दैट वी विल पे 80%. नहीं, केस हारने का चांस 80%. ये अमाउंट वाला 80% नहीं है. तो बस 35 लाख पे आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड करें, कोई मसला नहीं. तो during the year, Platinum acquired an iron mine at a cost of 600. In addition, when all the ore has been extracted, the companies will face future dismantling cost. उसकी PV 200 है. This cost would have to be incurred even if no ore was extracted. Ore extract करें ना करें, प्लांट तो डिंस्टॉल करना ही है ना. खाना खाएं ना खाएं, देख तो उठानी है. तो ये PV अल्लाह का शुक्र है. एसेट की कॉस्ट 600 जमा 200 है. वो नहीं करते थे एसेट प्रोविजन, तो ब्रैकेट में 800 और 200. अच्छा, तो ये मजे का कौन सा था? एक मजे का था बड़ा. हाँ, ये वाला था. ये जरा करके बताएं. 9 आसान है.
जी कार्बन लिमिटेड इज बीइंग सूड बाय कस्टमर फॉर 20 लाख रुपया फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ कैंसल्ड ऑर्डर। हमने एक ऑर्डर पकड़ा, बाद में हमने कहा हम चीजें नहीं बेचते। CL has obtained a legal opinion that there is a 20% chance that CL will lose the case. CL ने लीगल ओपिनियन ले लिया है, तो ये तो केस के हारने का लो चांस है। ये प्रोबेबल है, पॉसिबल है या रिमोट है? मुझे ये बताएं कि 0 से 5% क्या होता था? रिमोट। और 5 से 50% तो पॉसिबल है भाई, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होगी। देयर इज अ लो चांस that we will lose the case. Accordingly, the CL has provided 4 lakh. ये बिल्कुल ब्लंडर है। ये 20% अमाउंट पे लगाने वाली परसेंटेज नहीं है, ये 20% केस हारने का चांस है, ये अमाउंट पे नहीं लगता। He had made a provision of 4 lakh. ये बिल्कुल गलत प्रोविजन बनाई है। लेकिन केस हारें या जीतें, लॉयर को पैसे देने हैं 1 लाख रुपए। These have not been provided for as the case will never go to court until next year. चाहे केस जाए ना जाए भी, ये पैसे तो देने हैं। आप बताएं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन दैट शुड हैव बीन मेड? दैट शुड हैव बीन मेड। बाकी गलतियां सही करने नहीं बैठ जाना कि इस प्रोविजन को उल्टाएं। सवाल क्या है, कितनी बनानी चाहिए? जाएं, ये पार्ट भी बंद कर दो, MCQ के डिस्कशन के नाम से करो।